डट जा, 2 मिनट डट जा। आज हम नासा के इतिहास के बारे में नहीं, नासा की छीछा लादर करना आए। चल जमूरे, हो जा शुरू। अरे इसको छोड़ो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हिटलर का एक फेवरेट साइंटिस्ट होता है जो हिटलर के लिए एक अच्छी सी या अजीब सी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, जिससे उस वक्त का नाजी जर्मनी दुनिया में सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। और फिर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करता है और साथ ही शुरू होता है यहूदियों का कत्लेआम। और उस वक्त हिटलर पूरी दुनिया को नानी याद दिला देता है और फिर सारी दुनिया वाले एक हो जाते हैं और हिटलर हार जाता है। लेकिन हिटलर गिरफ्तार होने से पहले सुसाइड कर लेता है, ऐसा हमें बताया गया है। असलियत में हिटलर अमेरिका की मदद से कहीं भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है ये अगली वीडियो में बताएंगे। तो हिटलर का जो साइंटिस्ट होता है वो भी गिरफ्त में आ जाता है और उसके बाद अमेरिका जो उसके साथ करता है वो ना आप सोच सकते हो ना हम। और अगर जानना है इसके बारे में तो देखते रहिए हमारा चैनल। हम आपको कोई फिक्शनल कहानी नहीं सुना रही, ये सारी बातें 100% सच हैं। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन पे 3000 मिसाइलें छोड़ी, जिसमें से ब्रिटेन के अंदर 5000 लोगों की मौत हुई और उन मिसाइलों को बनाने के लिए 20,000 यहूदियों को बंधुआ मजदूरी करवाई गई थी और काम होने के बाद उन सभी यहूदियों को मरवा दिया गया। अभी मिसाइलें जर्मनी के उस साइंटिस्ट ने बनाई थी जिसके बारे में हमने अभी आपको ऊपर बताया था, जिसका नाम था वर्नर वॉन ब्रॉन। और कुछ ऐसा था वर्नर वॉन ब्रॉन का इतिहास। और जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर जर्मनी को हरा दिया तो अमेरिका ने बड़ी चालाकी से वॉन ब्रॉन को हायर कर लिया अपनी अमेरिकन स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। लेकिन वॉन ब्रॉन अकेला नहीं था, वो अपने साथ 120 साइंटिस्ट और 1600 से ज़्यादा टेक्नीशियन और इंजीनियर्स अपने साथ अमेरिका ले गया। वो लोग पहले से ही वॉन ब्रॉन के साथ मिलकर नाजी जर्मनी के लिए रॉकेट मिसाइल तैयार कर रहे थे और बाद में उन्होंने वेंजर वेपन 2 यानी V2 बनाया था, जिसको आगे चलकर अमेरिका स्पेस में जाने के लिए यूज़ करने वाला था। नाजी जर्मनी से वॉन ब्रॉन समेत 120 साइंटिस्ट को लाया गया था और इस मिशन को नाम दिया गया मिशन पेपर क्लिप। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जिस तरह ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत अमेरिका जर्मनी से जर्मन साइंटिस्ट लाया था, उसी तरह रशिया भी जर्मन साइंटिस्ट को USSR ले गया था। अब इससे 2 चीज़ें तो साफ हैं कि जर्मनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस में बाकी सुपर पावर से बहुत आगे था और दूसरी ये कि खुद के लालच के चक्कर में जिन जर्मन्स ने ज्यूज़ को मारा था उन जर्मन्स को अपनाया गया और सराखों पर भी बिठाया गया। अमेरिका आने के बाद वॉन ब्रॉन अमेरिका के लिए स्पेस रॉकेट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर देते हैं और 1950 तक US और USSR के बीच कोल्ड वॉर की बसड़ शुरू हो जाती है और ये स्पेस रेस इसी कोल्ड वॉर का नतीजा होती है। वॉन ब्रॉन की टीम ने अमेरिका के लिए 1953 में एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। लेकिन उसके उलट जो जर्मन साइंटिस्ट USSR गए थे वो थोड़े कुछ ज़्यादा ही मेहनती निकले। उन्होंने एक स्पुतनिक नाम की सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी 1957 में और ठीक 1 साल बाद अमेरिका ने भी अपना एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया। लेकिन USSR लगातार अमेरिका को स्पेस रेस में हराता जा रहा था। दुनिया का पहला सैटेलाइट था जो USSR का था जो स्पेस में गया। दुनिया की पहली डॉगी USSR की थी लाइका, जो कि स्पेस में गई और USSR ने सबसे बड़ी कामयाबी तब हासिल की जब यूरी गैगरिन पहले व्यक्ति बने स्पेस में जाने वाले USSR के। अब अमेरिका USSR से ये सारी स्पेस रेस हारता जा रहा था। लेकिन फिर आखिर में जॉन F कैनेडी ने, जो कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डेडलाइन सेट कर दी कि भाई 1969 से पहले चांद पर अमेरिका का पहला व्यक्ति जाएगा, दुनिया का पहला व्यक्ति उतरेगा जो कि अमेरिका का होगा। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. और उस वक्त नासा के डायरेक्टर थे वर्नर वॉन ब्रॉन। इस सपने को पूरा करने के लिए नासा ने 3 लोगों की ट्रेनिंग शुरू करी, लेकिन किसी वजह से स्पेस शटल में आग लग गई और वो तीनों की मौत हो गई। उस एक्सीडेंट से सबक लेकर नासा ने कुछ बड़े सुधार किए और 1969 में अमेरिका पहला देश बन गया चांद पर जाने वाला। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने, लेकिन बज एल्ड्रिन कैसे इतिहास बनाने से पीछे रह सकते थे, तो चांद पर सुसु करने वाले पहले व्यक्ति बने बज एल्ड्रिन। दरअसल जिस सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से अमेरिका चांद पर पहुंच पाया वो रॉकेट वर्नर वॉन ब्रॉन ने ही डिज़ाइन किया था। अमेरिका ने नाजी जर्मन साइंटिस्ट का इस्तेमाल करने के लिए इनके प्रोफाइल इमेजेस तक को सैनिटाइज कर दिया था ताकि किसी को भी इनके नाजी जर्मन होने का पता ना चल पाए। दूसरे को हराने की जिद में US और USSR इस कदर पागल थे कि उन दोनों के लिए मोरालिटी शब्द के कोई मायने ही नहीं थे। हालांकि इस दुनिया में किसी देश के लिए मोरालिटी शब्द के कुछ मायने नहीं होते क्योंकि सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं।
तो ऐसे ही फ़ायदा दिखा अमेरिका को वर्नर वॉन ब्रॉन में। तो आपके नाजी जर्मन साइंटिस्ट से लेकर हिटलर तक मारे नहीं गए थे, उनका यूएस और यूएसएसआर ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। आगे चलकर वॉन ब्रॉन अमेरिकन सोसाइटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में गिने जाने लगे और अभी जो आप मेरे पीछे वीडियो देख रहे हो वो वॉन ब्रॉन ने वॉल्ट डिज्नी के साथ मिलकर बनाई थी, ताकि अमेरिका के बच्चों को पता चल सके कि रॉकेट किस चिड़िया का नाम है। Dr. Werner von Braun. A voyage around the moon must be made in 2 phases. A rocket ship taking off from the Earth's surface will use almost all the fuel it can carry just to attain a speed great enough to balance the pull of gravity. Unpowered, it will then keep circling the Earth in an orbit outside of the atmosphere. This is the first phase. However, if we can refuel the ship in this orbit with fuel brought up by cargo rocket ships, it can set out on the second phase, the trip around the moon and back. To facilitate this refueling operation, we will establish an advanced base in the orbit, 1,000 miles above the Earth. This advanced base, or space station, will be headquarters for the final ascent to the moon. Our space satellite will have the shape of a wheel, measuring 200 feet across. Its outside rim will contain living and working quarters for a crew of 50 men. Just below the radio and radar antenna is the atomic reactor. Its heat will be used to drive a turbo generator, which supplies the station with electricity. Access to the station will be through an airlock in the hub. The 3 large spokes are elevator shafts, and the small pipes are used as condensers for the turbo generator and the air conditioning plant. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads towards the hub.